हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल के अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे upmsp.in वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के बेस पर आधारित बनाया गया है। इस पेपर को हम पूरा हल करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और पेपर में किस तरह से हमें अच्छा स्कोर करना है। जहाँ तक के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो सब इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, दिख रहा है हमें भौतिक विज्ञान का पेपर है अपना, कक्षा 12 के लिए है ये। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो कि 2023-2024 में आने वाला जो पेपर होगा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम में, वो यही इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूरा अंक आपका 70 का रहेगा, ठीक है। तो इसमें विशेष बातें क्या है वो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि हम बात करें, प्रारंभ के 15 जो मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। कितने खंड है? 5 खंड है, अ, व, स और द तथा य। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। खंड बा में अतला उत्तरी प्रश्न है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा में लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का है, ठीक है। यहाँ भी हमें ध्यान देना है। खंड द में लघु उत्तरी प्रश्न प्रत्येक प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड या में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, यानी कि 5वां है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और उनमें से आपको एक एक करके करना है, ठीक है ना। और हम बात करें, प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ होंगे, यानी कि जो भी प्रश्न के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनके सामान्य अर्थ हैं। जैसे कि एफ तो फोर्स हो गया, आर है तो दूरी होगी, रेजिस्टेंस के प्रतिरोध हो गए। इस तरीके से हमें यूज करना है। तो चलिए आगे पेपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें खंड आ में, तो अभी हमने देखा था खंड आ में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। तो देखो विद्युत फ्लक्स आई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई ए। यहाँ से ई का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन प्रति कूलॉम। और ए का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम कोई दिया है इसमें? कोई भी विकल्प नहीं है। फिर एक और होता है भाई, क्या ई का होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या रहेगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? थर्ड, वोल्ट मीटर। फिर ये न्यूटन प्रति कूलम किसका है? तो ये है आपकी किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है भाई। तो इसे भी अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन प्रति मीटर कूलम ये तो किसी का भी मात्रक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाए, क्योंकि क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो ये तो गलत ही दिए रखा है, ठीक है। तो हमारा विकल्प हो जाए क्या? थर्ड। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी में यू वेग से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल है, यानी कि बल का मान पूछा है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल का एक ही सूत्र था, एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होता था? एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पे देखो सब में सदिश रूप दे रखा है। तो सदिश में गुणन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में ए बी कॉस थीटा होता है और सदिश गुणनफल में ए बी साइन थीटा होता है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है? साइन दे रखा है। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो एफ इक्वल टू क्या है? क्यू बी वेक्टर
क्रॉस वी वेक्टर। तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है ना। या हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से हमें ध्यान देना है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो क्यू, तो देखो ये तो गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया, बट्टे में क्यू दिया है, ये भी गलत हो गया, तीनों जगह क्रॉस दिया है। तो देखो क्यू और यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो यू क्या है यहाँ पे बेग है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाशक वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो देखिए हम बात करें बेटा, जैसे कि हम इसका ग्राफ भी पढ़ते हैं, ये इस तरीके से कुछ होता है। 1 मिनट। तो ये तो भाई तरंग संचरण की दिशा होगी, क्या हो गई, तरंग संचरण, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका क्या, वैद्युत वेक्टर यानी कि ई वेक्टर, ठीक है, और इधर हो जाएगा क्या, बी वेक्टर। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम होता है उसके नियमानुसार। तो यहाँ पे जो तरंग, देखो क्या पूछा, तरंग के संचरण की दिशा पूछी है। तो तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी, ये होगी, और ये होगी, वो क्या होगी, इन दोनों के लंबवत है। और लंबवत सदिश किस गुणनफल से निकाला जाता है, क्रॉस गुणनफल से। तो हमारा इसमें हो जाएगा ये दिशा जो होगी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसके हिसाब से हम आंसर देख लेंगे। ये गलत हो जाएगा अपना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ये कह रहा है 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो देखो पहले तो हम इसके संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछिए, तो पहले तो संयुक्त क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। पहली दे रखी है +4 डायोप्टर, तो ये उत्तल लेंस की है, और माइनस के 2 डायोप्टर ये उत्तल अवतल लेंस की है, तो -2, ये आ जाएगा कितना, 2 डायोप्टर प्लस की। तो इन दोनों का जो संयोजन होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है, पॉजिटिव है। तो P बराबर F बराबर क्या होता है भाई, 100/P, यानी कि 100/2, यानी कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। चलिए आगे बात करने वाले हम, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ई की कितनी दे रखी है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी धातु पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये टोटल होती है ई, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो निरोधी विभव होना चाहिए, तो निरोधी विभव जो होता है भाई वो ई के बराबर होता है, यानी कि ई के बराबर ई वी नॉट निरोधी विभव। तो इसके हिसाब से ये काम करेगा बेटा, तो ये आपका रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कुछ भी हल नहीं करना, केवल समझना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो देखो भाई, जो हमने फिजिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ा होता है सेकंड फिजिक्स में, वहां पर जो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो देखिए पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, पी टाइप, तो देखो पी प्रकार का अर्धचालक होगा और एन प्रकार का अर्धचालक होगा।
अर्धचालक। तो ये बनते कैसे हैं? तो देखिए हमारे दो अर्धचालक यूज होते हैं। एक तो होता है SI जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14 और एक होता है JE जर्मेनियम जिसका होता है 32। तो इसकी विशेष थोड़ी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, इस पार्ट से। तो देखो पी टाइप का अर्धचालक पूछा है इसमें। तो पी टाइप, तो देखो इसमें हम कुछ तत्व मिलाते हैं जैसे कि आलू, बैंगन, गाजर, इनको तलो, ठीक। तो पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए हम SI या JE या सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या पदार्थ मिलाते हैं? एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। और N प्रकार का अर्धचालक होता है, तो इसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये एल्युमिनियम है प्लस त्रिसंयुक्ता वाला तत्व है। N टाइम में प्लस, सॉरी ये प्लस 5 संयुक्ता वाले तत्व, ये प्लस 3 संयुक्ता वाले तत्व होते हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। तो यानी कि नेपाल, सब बिखारी, तो इसमें आपके ये तत्व मिलाए जाएंगे, ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालकों में। तो इसके हिसाब से पी प्रकार का अर्धचालक पूछा है, तो इनमें से एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम एक मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो देखो ये एंटीमनी है, ये इसमें आ जाएगा एसवी, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एस रह गया, एस, आर्सेनिक इसमें मिलाया जाएगा, सब बिखारी है। फास्फोरस भी इसी में आ गया। ये 1 मिनट इसको क्लियर करके इस तरीके से साफ लिख दो, ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, ठीक है, बीच में। तो इस तरीके से हो जाएंगे। N4 हो जाएगा नाइट्रोजन, P4 हो जाएगा फास्फोरस और AS4 हो जाएगा आर्सेनिक, Sp हो जाएगा एंटीमनी, ठीक है। तो यहाँ से पी प्रकार अर्धचालकों में क्या मिलने वाला है? एल्युमिनियम। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता कैसे किसे भाई, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता 1/R होता है, ठीक है, जिसके लिए सूत्र हो जाएगा यहाँ I/V कर देंगे, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इस मात्रक को भी पूछा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स या साइमन, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अब हम बात करने वाले बेटा दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बलों का व्यंजक लिखिए, यानी सूत्र लिखना है। जैसे कि ये दो तार होते हैं, परस्पर r दूरी पर है, इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है। तब एक तार के कारण दूसरे तार पर बल, यानी एक अंक लंबाई पर बल, तो बल का सूत्र क्या होता था भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R इंटू L होता था। पर इसने पूछा प्रत्येक अंक लंबाई पर, तब प्रति एकांक लंबाई पर बल क्या हो जाएगा? एल को इधर भेज देंगे बेटा, एफ अपॉन एल इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। और जो हमें पता होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है भाई? 1 गुना 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।
आगे बात करते हैं हम 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली में 50 वोल्ट है, बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, इस बात पे ध्यान देना, हमें दे रख क्या रखा है। देखिए दिया है प्रतिरोध R इक्वल टू 10 ओम, प्रेरकत्व L इक्वल टू 10 H हेनरी और विभवांतर V इक्वल टू 50 वोल्ट। तो इसमें क्या पूछा उसने पूछा क्या, तब कुंडली में संचित ऊर्जा पूछी है, संचित ऊर्जा। तो देखिए प्रेरकत्व वाले परिपथ में जो संचित ऊर्जा होती है वो होती है बेटा हाफ L/I²। ठीक है, अब यहाँ I तो नहीं दी है, तो यहां से I निकाल लेंगे किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R। V की वैल्यू रख देंगे, कितना है 50, R का कितना है 10, कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए 1/2 L की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, सॉरी 10H 10 हेनरी, आएगा मान 5, तो 5 का डबल कितनी बार 5, ये आ जाएगा 125 जूल। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है भाई, तो देखिए क्रांतिक कोण ठीक है। अब हम बात करने वाले बेटा ये क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए बेटा ये आपको दिख रहा है इधर, ये एक माध्यम है, इसको हम कहते हैं सघन माध्यम, और ये वाला है बेटा आपका विरल माध्यम, और ये एक सतह ऐसी है जो दोनों माध्यमों को क्या करती है, अलग अलग करती है। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है बेटा, और देखिए इसमें कलर फिल कर देते हैं। अब देखिए बेटा आपको करना क्या है, अब ये आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा अविलंब। ये इधर प्रकाश किरण गई, ठीक है, ये आपकी क्या अविलंब हो जाएगा बेटा। अब देखो अब यहां से हम बात करें तो ये प्रकाश किरण इस दिशा में जाने वाली थी, लेकिन इस दिशा में करके इधर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण है, ये R इक्वल टू बन जाएगा कितना 90 अंश। तब यहाँ पे जो आपतन कोण होगा I, इसी को हम क्या कहेंगे C कहेंगे। ठीक है ना, तो ये सघन माध्यम से प्रकाश किरण किस में जानी चाहिए,
विरल माध्यम में, तब अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो, तब उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो सीधी सी इसकी परिभाषा लिख लें, चलिए जल्दी से नोट करिए, यहाँ लिख लेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, तब वह आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण सी कहलाता है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी देख सके कि 2024 में बोर्ड एग्जाम का पेपर फिजिक्स का कैसे आने वाला है, ठीक है, जिससे वो भी अपनी बढ़िया तैयारी कर सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हरियन की प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है, ठीक, यानी कि पहली त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, और उसने तृतीय बोर की कक्षा पूछी है, यानी कि n क्या है 3, तो भाई R3 क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इंटू R1, तो n का मान क्या है 3 रख देंगे बेटा, 3 का स्क्वायर इंटू R1 का मान क्या हो जाएगा 0.53, इसको कैलकुलेट कर देंगे बेटा, तो 9 इंटू 0.53, 9 27 के साथ हासिल 2, 9 15 45 और 47, 2 अंक बाद 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, ये बोर के परमाणु मॉडल से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दे रखा है इसमें, दिया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, उभी ज्ञात करना है हमको। जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी तरंग दैर्घ्य दे रखा है हमको क्या 1 एंगस्ट्रॉम। तो डी ब्रोगली ने तरंग दैर्घ्य समीकरण दिया था, तो विभव और तरंग दैर्घ्य के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसके अनुसार क्या होता था, तरंग दैर्घ्य 12.27 बट्टे रूट में उभी एंगस्ट्रॉम से। अब यह दे रखा है, तो भाई उभी इधर आ जाएगा, रूट भी तो उधर हो जाएगा क्या स्क्वायर, क्या हो जाएगा उसके, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे बेटा। तो देखिए चलो इसको हल कर लेते उधर, तो रूट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12.27 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू रख देंगे बेटा 12.27 बटे 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, ठीक है। तो उवी बराबर क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी, तो इसका हम करते हैं वर्ग, तो इसका आ जाएगा लगभग 150.55, ठीक है, वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। तो देखिए ये कह रहा है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखो हमको क्या दे रखा है भाई,
दिया है, प्रारंभिक प्रतिरोध दे रखा है हमको, आर नॉट से लिख लेंगे इसको कितना 6 ओम, और बाद में खींचकर इसे कितना कर दिया जाता है, एन एन 2 गुना कर दिया जाता है। तब नया प्रतिरोध क्या होगा, तब नया प्रतिरोध आर इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट होता है। एन की जगह रख दें 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 बराबर 24 ओम। चलिए जल्दी से नोट कर लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले किसकी बेटा, यह पूछा है किसी प्रिज्म से अलपतम विचलन कोण 30 अंश है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, देखिए बेटा, अब ये हमको दे रखा है। अब हम बात करें प्रिज्म होता क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक, चलिए अब देखिए बेटा, अब ये प्रिज्म है, तो देखो इस पर जब हम यूं प्रकाश किरण डालते हैं, श्वेत प्रकाश किरण, तो यहाँ होता है अपना अविलंब। क्या है, अविलंब। फिर ये प्रकाश किरण यूं अविलंब सघन की तरफ झुक जाएगी और फिर यूं करके ये निकल जाएगी। तो पहले ये जाना चाह रही थी इस दिशा में, तो यहाँ पे इसको मिलाते इस तरीके से, तो यहाँ पे बनता है हमारा क्या, विचलन कोण डी लैम, और यहाँ पे कोण होता है हमारा क्या, आई, और यहाँ पे कोण क्या होता है, आर। तो डी लैम आई और आर में एक संबंध सूत्र होता है, तो देखिए वो क्या होता है अपना, वो होता है बेटा डी लैम इजक्वल टू आई माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या है, तो आपतन कोण है। ठीक है, और दिया क्या, देखो तो दिया क्या, पहले वो लिख लेते हैं, विचलन कोण, तो विचलन कोण को किससे लिखेंगे, डी लैम से, कितना दे रखा है, 30 अंश। तो अपवर्तन कोण आर से लिखेंगे, कितना दे रखा है, 30 अंश। ठीक है, तब हमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू मिल जाएगी तो अपवर्तनांक का सूत्र हम तुरंत लगा देंगे। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है भैया, अपवर्तनांक स्नेल के नियम से लगा देंगे, स्नेल के नियम से। तो क्या होता है, एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना, तो देखिए यहां से हम लगाएंगे, तो पहले आई निकाल लें, डी एम की वैल्यू कितनी रखी है, 30, टू आई माइनस 30, तब 15 बचेगा, आई माइनस 30, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 45 अंश हो जाएगा। वैल्यू को रख देंगे बेटा, तो साइन 45 बट्टे साइन 30, जब इसको हम बेटा कैलकुलेट, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 बट्टे 1/2, तो ये हो जाएगा 2/√2 इक्वल टू आ जाएगा √2, जो की वैल्यू होती है 1.414 की। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, अपवर्तनांक हो जाएगा। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है आपका। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे क्वेश्चन की। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की परिभाषा दीजिए। ये क्या होता है भाई, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये क्या होता है भाई, समझ लो। तो देखिए कार्बन C612 परमाणु के परमाणुओं की संख्या के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान
संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अर्थात एक एएमयू, तो एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या को शॉर्ट में हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। ठीक है, तो ये क्या है भैया? कार्बन परमाणु के 1/, ठीक है ना, तो कार्बन परमाणु के 1/12 भाग, तो 12/n, एन से यानी ये कट जाएगा 1/n। क्या है बेटा? एवोगैड्रो संख्या है, यानी कि 6.023 या 3 लिख लो गुणा 10⁻23। जब इसको बेटा हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? एक एएमयू इक्वल टू 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ किलोग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये ग्राम में होता है यहाँ तक। ठीक है, तो -27। अब पूछा है इसका मान किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा भाई? यहीं पे लिख दें 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, तथा इसकी पूछे एमईबी में व्यक्त कीजिए। एमईबी यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक है। तो इसके संबंध में क्या करना पड़ेगा भाई? ऊर्जा का सूत्र लगाना पड़ेगा। ई बराबर क्या होता है बेटा? डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम का वैल्यू हमको पता है 1.6 गुणा 10⁻27। ठीक है, सी का मान रख देंगे बेटा हम कितना? 3 गुणा 10⁸ का स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ई इक्वल टू आ जाएगा 931 MeV। चलिए जल्दी से हल कर लीजिए बेटा, तो इस तरीके से हमें ये आगे हल करना है। ठीक है, चलिए तो अब बात करने वाले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए, ये कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है? या तो उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श है। अब आदर्श पीएन संधि डायोड है तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो अमीटर ए में जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इसमें धारा जाएगी और इधर से इधर में जाएगी धारा। तो देखिए धारा कुछ भी जाए, यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई ये पथ और ये पथ तीनों किस में है? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में क्या रहता है भाई? विभवांतर समान रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, तो देखिए चलिए बात करते हैं हम इसके लिए। चलो, तो देखो अमीटर A1 के लिए क्या दे रखा है भैया? प्रतिरोध का मान दे रखा है 5 ओम और विभवांतर दे रखा है हमको कितना? 2 वोल्ट। तो यहाँ बात करेंगे धारा की, तो धारा I बराबर क्या होगा बेटा? OV अपॉन R। तो OV की वैल्यू कितनी रखी है? 5, सॉरी OV की वैल्यू 2 है। OV की वैल्यू क्या है? 2/5। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे, इसी प्रकार A2 के लिए, तो देखो इसमें भी कितना है? R 5 ओम और V कितना दे रखा? 2 वोल्ट। तो यहाँ भी I पूछिए तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? OV अपॉन ओम के नियम से। तो कितना हो जाएगा? 2/5 यानी कि 0. इसको साफ लिख दो ना, 0.4 ओम एम्पियर। तो ये धारा हो जाएगी हमारी A1 और A2 में। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हैं तो समझ लेना उसी पार्ट से, जिस पार्ट से ये क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पार्ट से उतने ही क्वेश्चन आने हैं। तो अच्छी तरीके से इनका रिवाइज कर लें और देख लें। ये आपके 2024 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो कि आना ही आना है, और ये कर लिया, इसमें से आपके सेट में कम से कम
ये मान लीजिए 50% तो प्रश्न ही वाला है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो यहां से हमारा खंड दूसरा शुरू हो जाता है, खंड 10, ठीक है। और खंड 10 शुरू हो जाता है तो देखो हमने पहले में आधे पेपर को हल कर लिया, अब ये आधा पेपर ऐसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। लेकिन ये देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के, देखो अगले। तो ये कह रहा है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो इसे आप हल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको जैसे कि मैंने कराया तो उसमें से इसे देख लेंगे बेटा। दूसरी बात करें, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो अपवाह वेग क्या होता है बेटा, अपवाह वेग जो होता है इसे हम वीडी से निरूपित करते हैं। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है बेटा, तो आई बराबर एन ई ए वीडी, मैंने आपको सूत्र स्थापित कराया है बेटा। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। वेग प्रवणता से क्या तात्पर्य है तो ये भी बता दूं। तो वेग प्रवणता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र, देखो वेग प्रवणता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये बेटा ई बराबर होता था माइनस के डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। ये संबंध स्थापित करना है यहाँ पे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि फोटोन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो वहां पे मैंने बताया अभी था, गतिज ऊर्जाओं के लिए सूत्र हम क्या लगा लेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। तो जिसका द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से तो भाई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ फिर मैंने एक सूत्र लिखाया था, जब कोई आवेशकार किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। तब लगने वाला अवकेंद्र बल उसके चुंबकीय बल के बराबर होता है। यानी कि अवकेंद्र बल क्या होता था भाई, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, किसके बराबर होता था, क्यूबीवी, ठीक है। क्यूबीवी साइन थीटा होता था, ये इसके बराबर हो जाएगा। इससे एक वेग ये कट जाएगा, तो यहाँ से आर इधर है क्यूब पहुंच जाएगी। तो यहाँ से हम आर का सूत्र बनाएंगे तो आर बराबर क्या आएगा बेटा, एम बी अपॉन क्यू बी। तो इसके माध्यम से क्या कर लेंगे, हम इसे हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो किसी पर्दे पर, सॉरी यहाँ से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। ये मैं करा चुका हूँ वीडियो में, 2 वीडियो पहले बता चुका हूँ नियमों की, जिसमें लगभग आपके 12 नंबर के 100% क्वेश्चन फंसने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लें, उसमें मैंने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कराए हैं, ठीक है। तो हल कर लेंगे बेटा। किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी स्थित रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये लेंस का सूत्र है, इसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का सूत्र लगा के हम क्या कर लेंगे बेटा, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको लेंस लेना है और पर्दा लेना, ठीक है, उसके हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने आपको लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी इसके आने के चांसेस है पूरे, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणुओं में नाभिक के परता इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की 2 प्रकार की गति होती है, वृत्तीय गति और चक्रण गति। तो परमाणुओं में अधिकांशतः जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है वो उसकी चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है, इसे ही हम चुंबकत्व का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो ये बात हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन 5 का खा देखो, ये भी 3 नंबर का है। किसी प्रत्यावर्ती परपथ में एलसी या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए किरण आरेख बनाई, परपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परपथ में लगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो ये क्या हो गया भाई, भी हो गया। प्रेरण प्रतिघात क्या हो जाएगी बेटा आपकी, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात हो जाएगी आपकी एक्सएल, ठीक है। ओम और धारतीय प्रतिघात क्या हो जाएगी बेटा, एक्ससी, ये हो जाएगी। तथा ओम, ओमीय प्रतिरोध यानी कि ये हो जाएगा बेटा आर, ठीक है। तो परपथ की प्रतिबाधा जेड ज्ञात करनी है बेटा, तथा एलसीआर के स्वरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है।
तो देखो बेटा प्रतिबाधा का सूत्र मैंने सीधे सीधे लिखा है इसमें। तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, जेड बराबर उवी अपॉन आई होता है। और यहाँ उवी और आई के पदों में नहीं पूछा है। यहाँ एक कौन सा सर्किट है बेटा, एलसीआर सर्किट है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में क्या होता है, तो चलिए तो हल करते। तो देखो इसका सूत्र लगा लें बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का ऑल स्क्वायर। इसके माध्यम से इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी, जेड आ जाएगी। फिर क्या पूछा है, सिरों के बीच विभवांतर एल एक्स और सी के। तो देखो अलग अलग पूछा है भाई। तो देखो एल के लिए बात करेंगे, सी के लिए बात करेंगे और आर के लिए बात करेंगे। तो एल बराबर क्या हो जाएगा भाई, आई एक्स एल और आई एक्स सी हो जाएगा और आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य बात है आई की। तो देखो आई बराबर क्या निकाल लेंगे बेटा, तो आई बराबर होता है वी अपॉन जेड। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना वी कहाँ है भैया, तो वी आपकी ये दे रखी है, ठीक है। तो इसे हमें लिख लेंगे और नोट कर लेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी में अथवा करके दे रखा है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 400 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एन एस हो जाएगी, सॉरी प्राथमिक कुंडली में तो एन पी हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी क्या, एन एस, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडली में कितने वोल्टेज हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में 200 वोल्टेज एसी लगाए जाते हैं तो ये हो गया बेटा वीपी। तो ज्ञात कीजिए नंबर एक परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात क्या होता है बेटा, तो आर बराबर होता है एन एस अपॉन एन पी। आर से डिनोट करते हैं तो इसे हल कर लेंगे। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, तो देखो बेटा हम जानते हैं वी एस अपॉन वी पी इजिकल टू हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी। इसको हल कर लेंगे बेटा, इसके सूत्र से ये हमको दिया है, बीपी का मान दिया है, एन एस एन पी का मान दिया है और हल कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, सेकंड वाला बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हल कर लेंगे। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपको पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो हमें ट्रांसफार्मर की पूरी थ्योरी भी याद होनी चाहिए, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो धारा की प्रबलता और वोल्टेज को परिवर्तन करने के लिए प्रयोग की जाती है। ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। जिस बच्चे को इस पर आधारित वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके लिख दें, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना बेटा, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या की। देखो ये भी इसमें आया है, जो मैंने आपको 11 नियमों वाली वीडियो बनाई है दोनों, उन वीडियो को अवश्य देख लें, उनमें से 12 नंबर का हर सेट में पसना ही पसना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये भी मैंने उसमें कराया है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या वाला, ठीक है, तरंग समीकरण या तरंग सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखी है। तो देखो इसमें व्यतिकरण की बात की गई है, जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इनके शर्तें भी लिखनी है, ठीक है। तो आपको पता होनी क्या क्या शर्तें होती हैं, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश गिरता है तो उसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, उसका कार्यफलन क्या होता है इसके संबंध में मैंने कराया है, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बता दें, इस पर भी आधारित हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके संबंध में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम दिया था प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप भली भांति से पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये कराया है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पेज पर चलते हैं। अब आ जाता है खंड ये आपका अंतिम खंड है, ठीक है। इसमें 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, स्थिर वैद्युत की या वैद्युत स्थिति की। तो इस बात को शब्द में लेकर डरना नहीं है। गॉस की प्रमेय लिखिए। तो जो गॉस की प्रमेय आपको लिखाई है मैंने, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q अपॉन ε0। ये इसकी प्रमेय थी। और ε0 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात पर। और इस समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पूरा निगमन हल करना। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होती है बेटा वो होती है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन हाफ। यहाँ 1/2πε लिख दो तो यहाँ से 2 हट जाएगी, ठीक है। तो ये सूत्र हमें सिद्ध करके दिखाना अच्छी तरह से पता होना चाहिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये वीडियो मैंने करा दिया है, पिछली वीडियो को देख लें, इसमें कराया हूं मैंने। इसके आगे लिखा भी है वेरी इंपोर्टेंट, ये 2024 में आने वाला है 100%, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है बेटा, क्या सूत्र सिद्ध करना है इसमें, तो के ε0 A अपॉन डी। अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र का निगमन किया है। ये हर साल हर सेट में पसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित कर्णारेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जब अंतिम प्रतिबिंब इस पद्धति की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। तो ये आप कर ही लेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। वैसे मैं बच्चों को क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो देखो ये भी विवर्तन है, विवर्तन से संबंधित एकल झिल्ली वाला भी मैंने एक क्लास में कराया है, ठीक है। तो ये विवर्तन क्या होता है, किसी छिद्र या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये बोर्ड एग्जाम में 100 इसमें से 50% तो पसने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस यहाँ पर देखो इसमें कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, 12.7 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तरों में अवशोषित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बाहमत श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो देखो आपको पता होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने श्रेणियां पढ़ी थी, तो 5 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। तो मैंने उसकी एक ट्रिक भी बताई थी, क्या क्या ट्रिक्स बताई थी बेटा याद रखने के लिए, लावा पास बैठकर फूटा। एल का मतलब हो गया बेटा लाइमन, बा का मतलब हो गया बामस श्रेणी, पास का मतलब हो गया बेटा पासन श्रेणी, बेड का मतलब हो गया ब्रैकेट श्रेणी, फूटा का मतलब हो गया फुंड श्रेणी। ये 5 श्रेणियां थी, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य का मैंने यहाँ सूत्र भी बताया था बेटा, क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य का सूत्र बेटा मैंने बताया था 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 n1 माइनस 1/n2, जहाँ आर क्या बेटा एक रेडवर्ग नियतांक है। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में हमें बताएं रेडवर्ग आर का वैल्यू कितना होता है, रेडवर्ग नियतांक आर का वैल्यू कितना होता है, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या इसके बाद बात करें किसी नाभिकीय अवक्रिया a प्लस बी सी प्लस डी का क्यू मान निम्नलिखित द्वारा परिभाषित होता है, क्यू एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी सी स्क्वायर। जहां दिए गए द्रव्यमान की नाभिकीय द्रव्यमान है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए निम्नलिखित अवक्रिया ऊष्मा क्षेपीय ऊष्मा शोषीय।
तो ये क्रिया हमें बतानी है। ये जो रिएक्शन नीचे दी गई है, इसमें ऊष्मा कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो ऊष्मा क्षेपी है और कौन सी ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो इसे हल करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड। यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था कि जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है यहाँ से 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक पहले नंबर का कर चुके हैं और 5 नंबर का ये रहा। देखो, तो ये कह रहा है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशक तथा पश्चदिशक अवस्था में परिपथ खींचिए, दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षणों के वक्रों को समझाइए। तो ये भी मैंने करा दिया। ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाई, निवेशित तथा नगद वोल्टताओं की तरंग रूपों को समझाइए। देखो, मैंने ये भी करा है, दोनों क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में, तो बच्चे भली भांति इनकी तैयारी कर लें। यहाँ से इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और वीडियो को भली भांति देखें, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और किस किस टॉपिक से आपको समस्याएं आ रही हैं हमें कमेंट करके बताएं, जिससे उन टॉपिकों पर भी आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें, जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में उच्च अंक प्राप्त करके अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।